दोस्तों आज का सिलेबस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है 70 दिनों में लूसेंट को ख़त्म करने का टारगेट लिए हैं और अभी 14 दिन तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज डे 15 है, 15वां दिन है, जिसमें कि हम लोग अभी 3 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान। तो अभी हम लोग डे 15 का सिलेबस देखते हैं। 15 का कि हम लोग को क्या पढ़ना है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, वो क्यूज का पार्ट है। रात के 8 बजे हम लोग हर दिन निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट मारते हैं। जो अभी पढ़ेंगे इतने सिलेबस में से ही वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे और शाम में उसका प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम लोग लूसेंट को पूरी तरह से 70 दिनों में ख़त्म कर देंगे प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इतिहास में। डे 15 में हम लोग को जो पढ़ना है अब उसकी पढ़ाई करते हैं। डे 15 का सिलेबस हम लोग का है दोस्तों गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य का दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था दोस्तों। इसका उदय कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट जो है दोस्तों, जिसको अभी हम लोग प्रयागराज कहते हैं, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। कुषाण वंश हम लोग पढ़े थे दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि संभवतः यह है कि कुषाणों के सामंत थे। सामंत मतलब उनके यहाँ जो पुरोहित, सामंत ये सब होते हैं ना। तो गुप्त साम्राज्य के लोग जो थे, जो गुप्त वंश के जो लोग थे, वो कुषाणों के यहाँ सामंत का काम करते थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। इनका जो जीवन है 240 से 280 ईस्वी तक था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 था, जो कि हुए। श्री गुप्त के उत्तराधिकारी यानी श्री गुप्त के बाद गद्दी पे जो है घटोत्कच बैठे। फिर गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के बहुत ही प्रतापी और महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे दोस्तों, वो मौर्य वंश के थे और मौर्य वंश के संस्थापक थे। लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थे, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। कब? 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। इसने लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनका राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। पूछा जाता है दोस्तों कि किसने, मतलब ऑप्शन बेसिस पे जाएगा कि किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत, ठीक है दोस्तों। गुप्त संवत का शुरुआत कब हुआ था? 319 से 320 ईस्वी के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, इनका नाम सुने होंगे आप लोग। समुद्रगुप्त भी बहुत प्रतापी राजा थे। इनके चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। कब? 335 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम कब बैठे थे? 320 ईस्वी में। और ये 335, 15 सालों के बाद, ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त बैठे। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। मैंने जैसा कि कहा था कि समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने क्या किया था? 9 शासकों और आर्यावर्त भारतवर्ष को कहा जाता था। 9 शासक और दक्षिणावर्त के, दक्षिणी क्षेत्र के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन, जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को और क्या किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे अश्वमेघकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता था। कविराज दोस्तों, कविराज किसको कहा जाता था? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? समुद्रगुप्त के बारे में। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, कविराज भी कहा जाता था। अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण किए, विक्रमांक की परम भागवत की उपाधि धारण किए। दोस्तों अब समुद्रगुप्त
किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु के उपासक कौन थे? समुद्रगुप्त उपासक थे। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, ऐसा अनुमान उनके सिक्के पर उनके बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। दिखाया जाने से लगाया गया है, यानी कि इनका जो उस गुप्त काल का सिक्का है दोस्तों, उस सिक्के पे समुद्रगुप्त का फोटो है जिसमें ये बीना बजा रहे हैं। इसलिए इससे अनुमान, उस सिक्के को देखने के बाद अनुमान लगाया गया कि इन्हें संगीत प्रेमी थे, इनको संगीत पसंद था और बीना भी बजाते थे, इसलिए इन्हें संगीत प्रेमी भी कहा गया दोस्तों। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। कौन सा? ये हरिसेन क्या लिखे हैं दोस्तों? इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना थी। अब नोट पे आते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। जैसा कि ऊपर भी देखे, परम भागवत का शासन कौन, उपाधि कौन धारण किए? समुद्रगुप्त। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ताम्रलेख क्या होता है? तांबे पे जो लेख लिखा हुआ रहता है उसको ताम्रलेख कहते हैं। तो ये कहाँ से मिला है? गया एवं नालंदा से मिला 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, और समुद्रगुप्त का पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फाहियान जो है, चीनी जो यात्री था फाहियान, आप लोग पढ़े होंगे हिनसांग, फाहियांग। तो फाहियांग जो है वो कब, किसके शासनकाल में आए थे भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और हिनसांग कब आए थे दोस्तों? हर्षवर्धन के काल में आए थे। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन आप पढ़ चुके हैं, हर्षवर्धन के काल में आए थे। अब आते हैं शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। जब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, उनके जीत की खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक छपत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक छत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। किसी की? विक्रमादित्य की उपाधि। साव चंद्रगुप्त द्वितीय की राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का क्या नाम था? साव। ठीक है दोस्तों, राजकवि का नाम। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है दोस्तों, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। कितने विद्वानों की? 9 विद्वानों की। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, आप लोग निवास करते थे, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसको भी नवरत्न कहा जाता था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे, यानी कि कालिदास जो हमारे थे महाकवि, वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है दोस्तों, कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी के बारे में आप लोग सुने होंगे, छपनक। उसके बाद ये क्या है? फलित ज्योतिष के विद्वान थे। कौन? छपनक। अमर सिंह, कोशकार, शंकु कौन थे? वस्तुकार थे। अमर सिंह क्या थे? कोशकार थे। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वस्तुकार थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपर थे, बराह मिहिर, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, खगोल विज्ञान थे। कौन थे? खगोल विज्ञानी थे। कौन? बराह मिहिर। एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के सानिध्य विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव
मातावलंबी था, यानी कि शिव के लिए जो थे वो उन्हें शैव मातावलंबी यानी शिव जी के भक्त थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के सानिध्य विग्रहिक सचिव जो थे उनका नाम क्या था? वीरसेन था। वो क्या थे? शैव मातावलंबी थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। जैसा कि बताया कि शिव के भक्त थे, तो उन्होंने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण के लिए, ठीक है दोस्तों, वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांस एवं शब्द का प्रकांड पंडित। वीरसेन जो थे व्याकरण का, न्याय मीमांस एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी थे। कौन दोस्तों? वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम का ही नाम क्या है? गोविंद गुप्त। कब बैठे गद्दी पे? 415 ईस्वी, 454 ईस्वी हुआ। ठीक है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। कौन? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये नोट पढ़ लेते हैं हम लोग। नालंदा का मठिया विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है, जिनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। 5वीं शताब्दी यानी 500 ईस्वी में के आसपास में 5वीं शताब्दी में डाली गई थी, और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा था, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया था। यानी कि उनके बाद भी और भी राजा लोग आए थे, वो उनके टाइम में भी जो है कार्य चलते रहा था, और वो लोग इसको कंप्लीट करवाए थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया है? हेनसांग के द्वारा लिखा गया है, जो उसमें ये सब प्रमाण मिला है। और क्या है कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय, बौद्ध धर्म के 3 संप्रदायों थर्बाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत द्वारा पढ़ाए जाते थे। सिद्धांत यहाँ पे पढ़ाए जाते थे दोस्तों। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें हेनसांग के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे थर्बाद, महायान और वज्रयान तीनों जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसको पढ़ाया जाता था। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देश के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया या कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। ठीक है दोस्तों, तो किस किस देश से आते थे? तिब्बत से, चीन से, तिब्बत से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, बर्मा से और आसपास के अन्य देशों से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, बौद्ध धर्म का पढ़ाई करने के लिए हमारे देश में आते थे दोस्तों, खासकर हमारे बिहार में। अब आगे बढ़ते हैं। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन? स्कंदगुप्त। इनका ईस्वी क्या है? 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त जो है दोस्तों, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। अब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने का श्रेय किसको जाता है, या पुनरुद्धार किसने किया? तो ये कौन है? स्कंदगुप्त हैं। कौन है? स्कंदगुप्त हैं। कहाँ स्थित है सुदर्शन झील? गिरनार पर्वत पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गिरनार पर्वत पे सुदर्शन झील है, जिसका पुनरुत्थान जो है स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण हुआ था। हूनों का आक्रमण कब हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। और अंतिम गुप्त शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था।
यानी गुप्त साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था? सबसे बड़ी इकाई जो थी, प्रादेशिक इकाई, उसको देश कहा जाता था, और उसमें जो शासन करते थे उनको गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी। पहले देश थी, उसके बाद फिर भुक्ति या प्रांत थी। दोनों एक ही, या तो भुक्ति या तो प्रांत, एक ही नाम है, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, जो देश में जिनका इकाई, प्रादेशिक इकाई सबसे बड़ा देश था और उसके शासक को गोपना कहा जाता था, और भुक्ति या प्रांत जिसको कहा, प्रांत था जो कि इससे छोटा था, उसके शासक को क्या, उपरिक कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक। ठीक है दोस्तों, जैसे देश हो जाता है, फिर प्रांत या राज्य हो जाता है, फिर जिला हो जाता है, तो उसी प्रकार से है, नीचे हम लोग बढ़ते आ रहे हैं। तो देश, जो सबसे बड़ी इकाई थी देश, उसके शासक को गोपना कहा जाता था। भुक्ति या प्रांत थी, उसके शासक को उपरिक कहा जाता था। और विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विषयपति कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासिक, जी हाँ दोस्तों, दंड पासिक कहलाता था। कौन कहलाता था? पुलिस विभाग का साधारण कर्मचारी जो होता था उसको चाट या भाट कहलाता था। चाट या भाट कहलाता था। और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो होता था, नॉर्मल अधिकारी चाट या भाट कहलाता था, कर्मचारी जो रहता था, लेकिन अधिकारी जो मुख्य अधिकारी रहता था उसको दंड पासिक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, प्रशासक की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। और बाकी के जो सदस्य थे मुखिया के अलावा, वो महतर कहलाते थे दोस्तों। अब ग्राम समूह की छोटी इकाई पेठ थी। आप समझ पा रहे होंगे, आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि देश है, फिर राज्य है, उसके बाद जिला है, फिर ग्राम है, उसके बाद फिर ग्राम के बाद जो है पंचायत है। तो इस तरीके से हम लोग नीचे आते जा रहे हैं। तो ये ग्राम समूहों को की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, गुप्त शासक कुमार गुप्त की दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख था। क्या गुप्त शासक जो थे कुमार गुप्त, उनके दामोदरपुर का ताम्रपत्र है दोस्तों इनका, में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के, यानी कि भूमि बिक्री से संबंधित जो अधिकारी रहते थे उनके क्रियाकलाप, यानी कि कैसे कार्य करते थे, उसका उल्लेख था दोस्तों। ठीक है, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। क्या दोस्तों? भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में बालाश्रम यानी विष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। यानी कि बलात्श्रम क्या हो गया दोस्तों? यानी बल से जबरदस्ती जिसको कार्य करवाते थे, तो उसको क्या है, आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। इसको यानी कि जो ज़बरदस्ती काम कराते थे और बोलते थे कि ये एक तरीके से जनता के द्वारा कर दिया जा रहा है, यानी कि शारीरिक तौर पे इसको। ठीक है दोस्तों, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। आर्थिक उपयोगिता के आधार पे कौन कौन से प्रकार की भूमि थी, हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि थी, उसको क्या कहते थे? क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि। दूसरा क्या था? वास्तु, वास करने योग्य। ऐसे शब्दों से आप इसको पकड़िएगा, याद रखिएगा दोस्तों। वास्तु यानी वास करने योग्य। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र कृषि करने योग्य। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है। सील यानी कि सील मतलब पत्थर होता है या बहुत हार्ड होता है, तो सील जो है, सील में यानी कि नहीं जिसको जोत सकते हैं, इसको इस तरीके से याद रखिए। वास्तु तो आ ही गया, बास इसमें आ रहा है, तो बास करने योग्य। क्षेत्र को कृषि से याद रखिएगा। और चारागाह भूमि तो पशुओं के लिए होता ही है, पशुओं के चारा के योग्य जमीन। अपृहत
ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अप्रहत यानी कि अपरहत यानी कि जो जिसमें अ लगा हुआ है, यानी कि जो जंगली भूमि है। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। सिंचाई के लिए क्या होता था? रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ज्येष्ठ मतलब ऐसे भी बड़ा होता है दोस्तों, तो ज्येष्ठक को प्रधान कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौन सा? उज्जैन। गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। दोस्तों, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सोने की मुद्रा जो है, सिक्का जो है जारी किया, और इनके सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? अभिलेख में जो दिनार कहा गया है। ठीक है दोस्तों। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक है दोस्तों। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। किस चीज़ के? चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन यानी कि लोकल में लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन सा है दोस्तों? देखते हैं। विष्णु मंदिर तिगवा, स्थान किस जगह पे है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। कौन सा? विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिगवा स्थान पे। ठीक है दोस्तों। अब शिव मंदिर, गुप्त काल का ही शिव मंदिर, भूमरा, ये कहाँ है? नागौदा, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर, देखिए पहले विष्णु मंदिर है, फिर शिव मंदिर, पार्वती मंदिर। तो पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार। नैना कुठार कहाँ है? ये भी एमपी में ही है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित। ठीक है दोस्तों। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा, ये कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है? यूपी में है दोस्तों। ऊपर के विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, और दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। ये कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर, फिर से शिव मंदिर है दोस्तों। ये भी कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है, नागौद में। नागौद मध्य प्रदेश। एक ये है भूमरा, ये शिव मंदिर, और ये खोह, लेकिन स्थान कहाँ है दोनों का? नागौदा ही है और मध्य प्रदेश में ही है। तो एक शिव मंदिर दो है, एक भूमरा में, एक खोह में। ठीक है दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर भी है दोस्तों, ईंटों के द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, तो ये भीतर गांव कानपुर में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमारा दो मंदिर है। कौन कौन सा? देवगढ़ और भीतर एवं कानपुर। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का दो है और बाकी 4 एमपी का है। 4 में 2 नागौद का ही है, जो कि भूमरा और खो है, और बाकी का जबलपुर का एक है तिगवा, और एक है मध्य प्रदेश का और नैना कुठार, इसकी माता रानी का। नैना कुठार माता रानी का, पार्वती माँ का है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णक याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य ऋषि थे दोस्तों। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। कहाँ? ओसनम स्मृति में जाति के रूप में सबसे पहले कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ऐसे सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य में स्मृति में जो कायस्थों का जिक्र है, लेकिन कायस्थों को जाति के रूप में जो है वर्णित किया गया है। किसमें? ओसनम स्मृति में। ठीक है दोस्तों। विंध्य जंगल में सवर जाति, विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है दोस्तों। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग थे जो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे दोस्तों। समझ सकते हैं? मनुष्य का यानी इंसान का मांस चढ़ाते थे अपने देवताओं को। पहली बार किसी से सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। कि एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त के द्वारा बनाया गया था, लिखवाया गया था। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला था? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु की पर उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख है।
भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका, क्या कहते थे, गणिका कहा जाता था। वेश्यावृत्ति जो करती थी महिलाएं गुप्त काल में, उनको गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी, क्या है, कुटनी कहा जाता है। जो वृद्ध रहती थी, ज़्यादा एजेड रहती थी वेश्याएं, उनको कुटनी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जो थे वो किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के, तथा उन्होंने राजधर्म बनवाया था। क्या बनवाया था? राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों की राज चिन्ह थी। ठीक है दोस्तों, यानी ये लोग वैष्णव धर्म का पालन करते थे और विष्णु भगवान का वाहन जो गरुड़ है वो इनका राज चिन्ह था। ठीक है दोस्तों। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला कहाँ है? ललितपुर का दशावतार मंदिर। जैसा कि आप लोग पीछे देखे हैं, दशावतार मंदिर कहाँ है? जिला ललितपुर में। एक बार मैं और दिखा देता हूँ दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, दशावतार मंदिर आप लोग देख पा रहे होंगे। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित कहाँ था? देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। एक बार और देख लीजिए। शिव मंदिर तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सॉरी, विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा, ये भी एमपी में है। और पार्वती मंदिर नैना कुठार, ये भी एमपी में है। और शिव मंदिर एक और है नगौदा में, क्या है? खोह, मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में है, भीतर गांव के कानपुर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दशावतार मंदिर, यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। बेतवा नदी के जो दशावतार मंदिर है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 व 17 की गुप्तकालीन है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप लोग सुने होंगे दोस्तों। तो अजंता की जो गुफाएं निर्मित है उसमें कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं। ठीक है दोस्तों। इनमें से गुफा संख्या 16 और 17 यानी कि 16 एंड 17 जो है गुप्तकालीन है, गुप्त काल में बनाया गया था। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है दोस्तों, उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया? चित्रशाला कहा गया है। किसको? 17वीं को। और 16वीं में क्या है? उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिभिष्कर्मण एवं महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुफा नंबर 17 में क्या है? उसका नाम है चित्रशाला गुफा कहा गया है। इसमें क्या है? चित्रशाला में बुद्ध भगवान के जन्म का, जीवन का, महानिभिष्कर्मण का एवं महापरिनिर्वाण का यानी मृत्यु का, ये घटनाओं से संबंधित चित्र जो है उद्धृत किए गए हैं, उसमें चित्र बने हुए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का दो है दोस्तों, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म का जो महायान का शाखा है उससे संबंधित है अजंता की गुफाएं। दोस्तों, गुप्त काल में निर्मित जो है अन्य गुफा है बाघ की गुफा। ठीक है, उसका नाम क्या है? बाघ की गुफा। कहाँ है वो? जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। उस स्थान का नाम था बाघ। बाघ नामक स्थान पर किस पर्वत को? विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। क्या? बाघ गुफा। ठीक है दोस्तों, कौन सी? बाघ की गुफा। कब की थी? गुप्तकालीन निर्मित है और ये कहाँ है? जिला धार, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक पे आते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र
पंचतंत्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? विष्णु शर्मा के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, और 4 नाम आपको दे दिया जाएगा। तो ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ऐसे आपका लेखक का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बुक एंड ऑथर, जो पुराने बुक एंड ऑथर, लेटेस्ट भी करंट अफेयर में आता है, और पुराने जो है पहले के जो फेमस बुक है बहुत सारा, विदेशी यात्रियों से लेके इंडियन जो है सबका, कालिदास वगैरह का सबका, उसका मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित कौन सी बुक थे? पंचतंत्र। किस भाषा में लिखी हुई थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। संसार का सर्वाधिक प्रचलित यानी कि सबसे फेमस ग्रंथ माना जाता है बाइबल के बाद, जो कि ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है विश्व में। ठीक है दोस्तों, इसे 5 भागों में बांटा गया था। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? मित्रभेद, मित्र लाभ, ठीक है दोस्तों, संधि विग्रह और लब्ध प्रनाश, अपरीक्षा कारित्व। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है दोस्तों, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। किसने? आर्यभट्ट ने। कौन कौन से? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े हमारे जो है साइंटिस्ट थे हमारे देश के। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम नामक जो है ग्रंथ लिखे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शून्य का खोज भी जो है आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने और क्या किया है? सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। किसमें? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत में। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है। अपने अक्ष पे घूमती है मतलब जिससे दिन और रात होता है, अपने आप में पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है दोस्तों, जिसके कारण दिन और रात होती है। उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, और या तो फिर परिभ्रमण गति। ठीक है दोस्तों, और परिक्रमण क्या होता है? जब सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है पृथ्वी तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है, जो कि 1 साल का होता है दोस्तों। एवरेज में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, एग्जैक्ट कुछ कम होता है, जिसके कारण 4 साल में वो मिलके और एक दिन का डेट बढ़ जाता है, और चौथा साल लीप ईयर, और वो आप देखे होंगे जो 366 दिनों का होता है। चलिए दोस्तों, तो ये भूगोल का पार्ट है। हम लोग यहाँ आते हैं इतिहास की तरफ। तो आगे है बराहमिहिर। ठीक है दोस्तों, बराहमिहिर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बराहमिहिर बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक, लघु जातक की रचना किए थे। कौन? बराहमिहिर क्या क्या किए थे? बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक की रचना किए। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों में चर्चा की गई है। बराहमिहिर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है दोस्तों, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक, लघु जातक, इसकी रचना की है, जिसमें कि बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या के बारे में, वनस्पति शास्त्र के बारे में, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई बृहत संहिता में दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मागुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे। कौन? ब्रह्मागुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्ण कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त जो थे वो न्यूटन्स लॉ के पहले ही इस चीज़ को ये डिस्क्राइब किए थे कि घोषणा किए थे कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नोट में देख लेते हैं। संग्राहिणी सूत्र
एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। कब? 12वीं शताब्दी में। क्या नाम था? संग्राहिणी सूत्र। किससे संबंधित बुक थी? ब्रह्मांड संबंधित ग्रंथ थी, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना, अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। दोस्तों ये सब ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे आर्यभट्ट के बारे में है, बराह मिहिर के बारे में है, और उसके बाद विष्णु शर्मा के बारे में, पंचतंत्र के बारे में है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल में पलकान्व ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। क्या लिखा? हस्त्या आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों। किसने लिखा? पलकान्व ने, गुप्त काल में। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई है। क्या दिया गया है इस पुस्तक में? नुस्खे, सूत्र, उपचार की विधियां। क्या बुक का नाम है? नवनीतकम। ठीक है दोस्तों। ये कब किया गया? गुप्त काल में ही किया गया था। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। पुराणों की वर्तमान रूप में, जो अभी वर्तमान का रूप है पुराणों का, उस रूप में कब रचना किया गया था? गुप्त काल में ही हुआ था। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। क्या है? ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजा की शासकीय भाषा कौन थे? संस्कृत थी दोस्तों। गुप्त काल में चांदी के सिक्के का रुपयका, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था दोस्तों। और सोने को सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए दोस्तों, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, जो अभिलेख में वर्णित है इनका। उसके बाद सोने के सिक्के के बारे में। और चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था। जैसे अभी रुपया होता है ना, तो चांदी के सिक्के को जो लोकल में यूज करते थे व्यापार के लिए, उसको रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में की गई थी। मंदिर बनवाने की कला जन्म गुप्त काल में हुई थी। कला का जन्म जो है, मंदिर बनवाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। त्रिमूर्ति की अवधारणा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग कहते हैं, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे गुप्त शासक हैं। क्या क्या चीज़ के लिए? मंदिर और ब्राह्मणों को, मंदिरों को और ब्राह्मणों को। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। ठीक है दोस्तों। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के लिखा गया है। ये इसका मतलब है या माटी का खिलौना गाड़ी। ठीक है दोस्तों। मृच्छकटिकम का मतलब है माटी की खिलौना गाड़ी, जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। प्राचीन नाटकों में किसको माना गया दोस्तों? ये जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम, इसको प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा माना गया है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? माटी का खिलौना गाड़ी। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है। ठीक है दोस्तों। विशाखा दत्त राइटर हैं, उनके द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। किसकी? रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है
और दुश्मन को मार डालता है। ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त जो रामगुप्त का जो छोटा भाई चंद्रगुप्त है, वो क्या करता है, वो रानी का वेश बना के जाता है और जाके दुश्मन को उसके शिविर में मार डालता है। कालिदास की कृति दोस्तों, कालिदास जो कि इसके नवरत्न के एक भाग थे, गुप्त काल में जो थे, चंद्रगुप्त उनके दरबार के जो थे नवरत्न का हिस्सा, वो कालिदास की कृति क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या, इसके राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है। इस बुक में क्या लिखा हुआ है, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, यानी कि ये दूसरा ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है दोस्तों। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता, पहली जो रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है वो भगवत गीता का है। और दूसरा कौन सा है, ये अनुवाद हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम का। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है और ये किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़े पूरे इतिहास में, गुप्त काल में कितना स्वर्णिम कार्य किया गया, कितना मंदिर बनवाया गया, कितना ग्रंथ लिखा गया, पुराण लिखा गया, इतने बड़े बड़े कवि उस काल में पाए गए, इतने रचनाकार, इतनी सारी रचनाएं हुई। इसलिए इस काल को, गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थे। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये हम लोग का इतिहास का सिलेबस यहीं तक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सिलेबस की ओर।